पिछली वीडियो में हमने देखा कुछ लोग एक आदमी को किडनैप कर लेते हैं और फिर उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर लाइव चला देते हैं और हाथ में एक बोर्ड भी पकड़ा देते हैं जिस पर लिखा हुआ था कि 50 लाख व्यूज होते ही मैं मर जाऊंगा। और होता भी बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे ही 50 लाख व्यूज होते हैं वो लड़का मारा जाता है। लेकिन अब जानना यह है कि उसको किसने मारा और मारने के पीछे उसका क्या मकसद था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। जल्दी जल्दी जाकर देख ले, तभी आपको आगे देखने का मजा आएगा। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। 5th एपिसोड की शुरुआत में हम बेन को देखते हैं जो अपनी बॉस डेकोटा को एमी का रिकॉर्डेड इंटरव्यू दिखा रहा था। फिर डेकोटा उसके काम से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि एमा के इंटरव्यू की वजह से उनके चैनल की टीआरपी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर वो बेन से पूछती है कि आखिर तुम लोगों को इस इंटरव्यू के जरिए दिखाना क्या चाहते हो। बेन कहता है मैं सब लोगों को बस असली सच्चाई बताना चाहता हूँ। देखो, हम सब लोगों को एक बात तो पता चल ही गई कि निक को औरतों के साथ खिलवाड़ करने में मजा आता था, लेकिन मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि क्या उसने सच में किसी औरत का मर्डर किया था। फिर डेकोटा उसको कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम किसी भी तरह निक की वाइफ सोफी का इंटरव्यू लो। लेकिन बेन जानता था कि ये काम बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो डेकोटा को मना नहीं कर पाता क्योंकि वो उसकी बॉस है। फिर बेन सबसे पहले सोफी के दोस्तों से मैसेज के जरिए बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसको मिलने से मना कर देते हैं। इसलिए बेन फैसला लेता है कि अब वो खुद ही सोफिया के घर पर जाएगा। घर के अंदर घुसने के लिए बेन एक डिलीवरी बॉय बनकर आता है, लेकिन उसकी हरकतों को देखकर पिया समझ जाती है कि वो एक रिपोर्टर है क्योंकि बेन घर के अंदर की फोटो खींच रहा था। फिर पिया सोफी को आवाज लगाती है। जैसे ही सोफी आती है तो बेन कहता है कि मैं तो आप लोगों को बस यही बताना चाहता था कि एमा ने एक रिपोर्टर को अपना इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में एमा ने कहा है कि वो निक की रखेल थी और निक उसको पीटा करता था। ये बात सुनकर पिया और सोफी गुस्से में बेन को अपने घर से भगा देती है, लेकिन वहां से जाते वक्त बेन उनसे कहता है कि अगर आप लोगों को मुझसे कोई भी बात करनी हो तो मैं अपना नंबर छोड़कर जा रहा हूँ। अगले सीन में हम रोशन को पिया और सोफी से बात करते हुए देखते हैं। पिया उससे पूछती है कि क्या हमारे पास कोई तरीका है जिससे हम एमा के इंटरव्यू को लाइव आने से रोक सकें। रोशन बताता है कि एमा ने कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर सोफी कहती है ना तो तुम अब तक निक के कातिल को ढूंढ पाए और ना ही तुम उसको बेइज्जत होने से बचा पाओगे। ये कहकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी पिया रोशन से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। फिर रोशन कहता है कि दरअसल हम उस कार की छानबीन कर रहे हैं जिसने एमा को टक्कर मारी थी, क्योंकि कोई तो है जो ये नहीं चाहता कि एमा निक से जुड़ी जानकारी दूसरों को बताए। पिया कहती है अब मुझे समझ में आया, तुम एमा के इंटरव्यू को होने से क्यों नहीं रोक रहे। तुम्हें लगता है कि उसके जरिए तुम कातिल को सबके सामने ला पाओगे, लेकिन याद रखो ये सिर्फ तुम्हारा अंदाजा है। अगर इसकी वजह से किसी को भी नुकसान पहुंचा तो ये सिर्फ तुम्हारी ही गलती होगी। अगले सीन में हम बेन को देखते हैं जो निक के स्पोर्ट्स सेंटर से जुड़ा एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसके नीचे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में लिख रखा था कि निक के साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन वहीं एक लड़की जिसका नाम जेनी था उसने लिखा था कि तुम लोग असली सच्चाई से वाकिफ ही नहीं हो, इसलिए तुम लोग कुछ भी मत बोलो। मैं वहां पर मौजूद थी और मुझे सब पता है। फिर जब बेन उस लड़की के बारे में छानबीन करता है तो उसे पता चलता है कि जेनी निक के ही स्पोर्ट्स सेंटर में एक वॉलीबॉल टीम के अंदर खेलती है और सबसे बड़ी बात उस टीम का फिजिकल थेरापिस्ट निक ही था। फिर अगली सुबह वो स्पोर्ट्स सेंटर जाकर जेनी से मिलता है और पूछता है कि आखिर तुमने आर्टिकल में निक के बारे में वो सब क्यों लिखा। जेनी कहती है कि हमें मीडिया से बात करना मना है, इसलिए मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती। फिर बेन उसे समझाता है कि अगर तुम्हारी वजह से निक का असली चेहरा सबके सामने आता है तो उससे उन सभी औरतों को इंसाफ मिलेगा जिसको निक ने परेशान किया था। ये बात सुनकर जेनी बेन से कहती है कि कुछ महीने पहले निक की हमारी एक टीम मेंबर से लड़ाई हो गई थी जिसका नाम टेरा विल्सन है। वो हमारी टीम की सबसे अच्छी प्लेयर थी, लेकिन निक के झगड़े के बाद उसने टीम छोड़ दी। अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो जाकर उससे बात कीजिए, वो आपको सारी सच्चाई बता देगी। अब बेन उसके आगे कुछ और बोल पाता इससे पहले ही वहां पर मैट और डाउन भी आ जाते हैं, जिनको देखकर बेन वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद जब वो टेरा के पास जाता है तो उससे निक के बारे में पूछता है, लेकिन टेरा बेन को कुछ भी नहीं बताती। फिर सारा दिन काम करके जब वो अपने ऑफिस में वापस आता है तो उसे पता चलता है कि सोफी अपने एक वकील को लेकर उसके ऑफिस में आई है। तभी हम सोफी को देखते हैं जो वहां की बॉस डेकोटा से बात कर रही थी। सोफी की वकील एलिस डेकोटा से कहती है कि आप लोगों को एमा का इंटरव्यू लाइव आने से रोकना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया
तो हम आपकी कंपनी पर केस ठोक देंगे। फिर डेकोटा कहती है कि क्या मैं जान सकती हूँ आप किस वजह से हमारी कंपनी के ऊपर केस करेंगे। इस बात पर एलिस जवाब देती है कि आपके यहाँ काम करने वाला बेन नाम का एक एम्प्लॉय सोफी के घर में जबरदस्ती घुस आया था और उसने इनके परिवार को परेशान करने की कोशिश की। ये बात सुनकर डेकोटा कहती है कि इस बात के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, पर हम एमा का इंटरव्यू नहीं रोकेंगे। मेरे पास एक ऑफर है, अगर आप उसे मान लेते हैं तो शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। हम सोफी का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। अगर सोफी अपना इंटरव्यू दे देती है तो हम एमा की स्टोरी को दबा देंगे। एलिस को ये ऑफर अच्छा लगता है, इसलिए वो डेकोटा की बात मान लेती है। फिर जब वो दोनों ऑफिस से चले जाते हैं तो डेकोटा बेन से कहती है कि अब मैं तुम्हें निक की स्टोरी से हटा रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से सोफी हम पर केस करने वाली थी। अब ना तो तुम सोफी का इंटरव्यू लोगे और ना ही एमा की स्टोरी को दिखाओगे। ये बात सुनकर बेन को बहुत बुरा लगता है। तभी थोड़ी देर बाद हम बेन को अपने घर पर देखते हैं, जहां वो अपने पार्टनर कैमरॉन के साथ मिलकर अब भी निक की छानबीन कर रहा था। कैमरॉन बेन को बताता है कि मुझे बहुत देर तक ढूंढने के बाद निक की एक और प्रोफाइल मिली है, जिसमें उसने अपना नाम जेरेमी लिखा हुआ है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि वो प्रोफाइल डीएक्टिवेट हो चुकी है। बेन कहता है कि इस प्रोफाइल का डाटा कहीं ना कहीं तो जरूर स्टोर होगा। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम उस डेटा को एक्सेस कर सके? फिर कैमरॉन कहता है कि इस डेटा को एक्सेस करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। हम एक डेटिंग साइट बनाएंगे और फिर उन कंपनियों से कांटेक्ट करेंगे जो पहले से बनी डेटिंग साइट के डेटा को अपने पास स्टोर करती है। फिर कुछ पैसों के बदले वो लोग हमको उन साइट्स का डाटा भेज देंगे, वो भी बिना किसी शक के, क्योंकि हमारे पास पहले से ही डेटिंग साइट होगी। अब ये बात सुनकर बेन बहुत खुश हो जाता है। अब कुछ ही देर में उनके पास डेटिंग साइट का सारा डाटा पहुंच जाता है। फिर वो लोग निक की जेरेमी वाली प्रोफाइल को ढूंढकर उन सभी लड़कियों की जानकारी निकालते हैं जिनसे निक ने बातें करी थी। फिर कैमरॉन बेन से कहता है कि तुम उन औरतों को ढूंढो जिनको निक ने सबसे ज्यादा मैसेज किए थे, क्योंकि ज्यादा मैसेज होने का मतलब ये है कि निक ने जरूर उसी से चक्कर चलाया होगा। तभी प्रोफाइल के जरिए बेन को सैक्रामेंटो शहर में रहने वाली एक मैगी नाम की लड़की के बारे में पता चलता है, जिससे निक ने सबसे ज्यादा बातें करी थी। फिर बेन उस शहर की हर एक सोशल मीडिया साइट पर मैगी के बारे में छानबीन करता है, पर उसको कोई भी लड़की नहीं मिलती। फिर कैमरॉन उसको समझाता है कि हो सकता है कि जिस औरत को हम ढूंढ रहे हैं मैगी उसका असली नाम हो ही ना, शायद उसने भी निक की तरह नकली नाम से प्रोफाइल बनाई हो। फिर थोड़ी देर तक दिमाग लगाने के बाद कैमरॉन को मैगी की फोटो देखकर समझ आ जाता है कि वो एक बुक स्टोर में खड़ी है। फिर बेन उस शहर के हर एक बुक स्टोर को देखने लगता है ताकि वो मैगी का पता लगा सके। कुछ देर बाद उसको वो बुक स्टोर मिल जाता है जहां पर मैगी की फोटो खींची गई थी। फिर अगली सुबह बेन कैमरॉन के साथ उस बुक स्टोर में पहुंच जाता है और वहां के मालिक से मैगी के बारे में पूछता है। वो आदमी बेन को बताता है कि जिस औरत की फोटो तुम मुझे दिखा रहे हो उसका नाम मैगी नहीं बल्कि सारा है। फिर बेन कहता है क्या आप हमें सारा का पता बता सकते हैं, क्योंकि हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। वो आदमी जवाब देता है कि तुम सारा से नहीं मिल सकते, क्योंकि 4 महीने पहले उसने खुद की जान ले ली थी। ये बात सुनकर बेन के होश उड़ जाते हैं। फिर वो उस आदमी से सारा की बाकी की जानकारी लेकर वहां से चला जाता है। बाहर आकर बेन कैमरॉन को बताता है कि सारा का एक भाई भी है जिसका नाम साइमन है। अब हमें उससे ही पूछताछ करनी चाहिए। थोड़ी देर बाद वो दोनों साइमन के घर पर पहुंच जाते हैं। फिर बेन अकेला ही साइमन से बात करने के लिए उसके घर पर जाता है, लेकिन वहां पर लॉक लगा हुआ था। फिर थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद बेन को उस लॉक की दूसरी चाबी मिल जाती है। फिर घर के अंदर घुसकर बेन वहां की तलाशी लेने लगता है। तभी उसको एक फोन मिलता है। फिर वो उस फोन को अपने साथ लेकर घर से जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वहां पर साइमन आ जाता है। फिर बेन किसी तरह से साइमन को चकमा देकर कैमरॉन के साथ वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम बेन को अपने घर पर देखते हैं। वो उस फोन का सारा डाटा अपने लैपटॉप में ट्रांसफर करके हर एक चीज को अच्छे से जांच रहा था। तभी उसके हाथ जेरेमी नाम का एक फोल्डर लगता है। उस फोल्डर को खोलने के बाद बेन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें निक और सारा के बहुत सारे मैसेज थे। उनमें सारा निक से पूछ रही थी कि तुम मुझसे नाराज क्यों हो, क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते? फिर निक ने जवाब दिया हुआ था कि अब हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया है, तुम्हें जो करना है करो। फिर अगली सुबह बेन उन सभी मैसेजेस का प्रिंट आउट निकलवा कर डेकोटा के पास जाता है और कहता है कि अब मैं सोफी का इंटरव्यू जरूर लूंगा।
क्योंकि मेरे पास जो सुराग हैं उनसे निक का असली चेहरा सबके सामने लाया जा सकता है। फिर डेकोटा भी उसको इंटरव्यू लेने के लिए हाँ कह देती है। कुछ देर बाद इंटरव्यू शुरू हो जाता है। फिर बेन सबसे पहले सोफी से निक की वीडियो के बारे में सवाल पूछता है और फिर बाद में सोफी को सारा के बारे में बताते हुए कहता है कि क्या आप जानती थी आपके पति निक का सारा के साथ अफेयर चल रहा था, जिसने 4 महीने पहले ही खुद की जान ले ली। ये बात सुनकर सोफी के होश उड़ जाते हैं। फिर बेन उनको उन मैसेजेस के प्रिंट आउट दिखाता है जो उसने सैरा के फोन से लिए थे। उनको देखकर सोफी को बहुत गहरा झटका लगता है। फिर बेन सोफी को कहता है कि क्या आपको लगता है आपके पति का मर्डर इन्हीं मैसेजेस की वजह से हुआ है? लेकिन सोफी उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। उल्टा वो बेन को गालियां देने लगती है और इंटरव्यू छोड़कर चली जाती है। फिर वहां से निकलकर सोफी अपने घर पर सभी से जाकर मिलती है और अपने बच्चों को कहती है कि तुम में से कोई भी इंटरव्यू नहीं देखेगा। लेकिन पिया कहती है कि आज नहीं तो कल बच्चों को सच्चाई का पता चल ही जाएगा। ये बात सुनकर सोफी सबके साथ इंटरव्यू देखने के लिए राजी हो जाती है। फिर जैसे ही टीवी पर इंटरव्यू का टेलीकास्ट शुरू होता है, सब लोगों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि बेन ने निक और सैरा के सभी मैसेजेस टीवी पर दिखा दिए थे। उनमें निक सारा को बोल रहा था कि अब मैंने तुम्हें बहुत झेल लिया, आगे से तुम मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। फिर सैरा उसको कहती है प्लीज ऐसा मत बोलो, तुम जानते हो मैं क्या कर बैठूंगी। निक कहता है कि तुम मुझे धमकी मत दो, तुम्हें जो करना है शौक से करो। ये सारी बातें सारा का भाई साइमन भी टीवी पर सुन रहा था और इसी के साथ 5th एपिसोड का एंड हो जाता है। 6th एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक स्टोरी के साथ होती है जहां हम साइमन को उसकी बहन सारा से बात करते हुए देखते हैं। साइमन उसको कहता है कि आजकल तुम बहुत ही खुश दिख रही हो, क्या तुम किसी को डेट कर रही हो? सारा कहती है हाँ, उसका नाम जेरेमी है और हम दोनों काफी वक्त से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। फिर साइमन पूछता है कि आखिर तुम लोग मिले कहाँ पर थे? सारा जवाब देती है वहीं जहाँ सब लोग मिलते हैं, एक डेटिंग साइट पर। यह बात सुनते ही साइमन सारा को समझाता है कि डेटिंग साइट के आदमियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए, वो कभी भी तुम्हें धोखा दे सकते हैं। फिर सारा कहती है कि जेरेमी एक अच्छा आदमी है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। अब अपनी बहन की खुशी देखकर साइमन भी उसकी बात पर भरोसा कर लेता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां हम साइमन को उसके ऑफिस के अंदर देखते हैं। साइमन का सबसे अच्छा दोस्त डैरियल उसको कहता है कि तुम्हारी बहन सारा के बारे में पुलिस को पता चल चुका है और क्या तुम ये बात जानते हो? साइमन कहता है हाँ, मैं जानता हूँ। मेरे घर में एक रिपोर्टर घुस आया था और उसने सारा का फोन चुरा लिया। उसी की वजह से आज सबको सारा के बारे में पता चल चुका है। अब साइमन उसके आगे कुछ और बोल पाता, इससे पहले ही वहां पर रोशन आ जाता है और उसको देखकर साइमन डैरियल से कहता है कि तुम जल्दी से ऑफिस से बाहर चले जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। अगले सीन में हम रोशन को साइमन से पूछताछ करते हुए देखते हैं। रोशन उसको कहता है कि क्या आप अपनी बहन सारा के मरने से पहले निक के बारे में जानते थे? साइमन कहता है नहीं, मैं नहीं जानता था और ना ही सारा ने मुझे उसके बारे में कुछ बताया। फिर रोशन उससे पूछता है कि क्या आप निक से कभी मिले हो? साइमन जवाब देता है नहीं, मैं आज तक उससे कभी भी नहीं मिला। अब रोशन उससे अपना आखिरी सवाल पूछता है कि क्या आप अपने ऑफिस से पिछले हफ्ते छुट्टी लेकर कहीं पर गए थे? साइमन कहता है कि मैं अपने दोस्त डैरियल के साथ मछलियां पकड़ने के लिए गया था। लेकिन रोशन को उसकी बातों पर शक हो जाता है, इसलिए वो उसको कहता है कि क्या मुझे आपके दोस्त का नंबर मिल सकता है? फिर साइमन थोड़ा हिचकिचाते हुए रोशन को डैरियल का नंबर दे देता है। पूछताछ खत्म होने पर साइमन अपनी टेबल पर आकर डैरियल को मैसेज करके कहता है कि तुम अब ऑफिस वापस मत आना, ना ही आज तुम्हें किसी का फोन उठाने की जरूरत है और ना ही अपने घर पर जाने की। मैसेज भेजकर साइमन फिर से सारा के बारे में सोचने लगता है और कहानी कुछ महीने पीछे जाती है। तभी हम सारा को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा उदास थी। उसकी हालत देखकर साइमन उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा जेरेमी से झगड़ा हो गया और क्या वो शादीशुदा है? फिर सारा रोते हुए जवाब देती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जेरेमी ने मुझे कहा है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। फिर वो कहती है कि पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी जिंदगी औरों की तरह नॉर्मल क्यों नहीं रहती, आखिर मेरी जिंदगी में खुशियां क्यों नहीं लिखी। ये सब बोलकर सारा जोर जोर से रोने लगती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम साइमन को देखते हैं जो कि अपने घर पर बैठकर डैरियल को समझा रहा था कि अगर पुलिस वाले तुमसे पूछताछ करने के लिए आए तो तुम्हें क्या क्या जवाब देना है। डैरियल कहता है कि तुम्हें पता है ना, मैं डर के मारे सब कुछ उगल सकता हूँ। और ये बात सुनकर साइमन को गुस्सा आ जाता है और वो उसका गला पकड़कर उसको कहता है कि हमने सारे सबूत मिटा दिए थे, इसलिए तुम एकदम सुरक्षित हो। अब साइमन को वो दिन याद आता है जब सारा की मौत हुई थी और कहानी 4 महीने पीछे जाती है। साइमन डैरियल से अपने ऑफिस के बाहर बात कर रहा था, तभी उसके पास सारा का फोन आता है और वो साइमन से कहती है कि अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, प्लीज मुझे माफ कर देना। अब साइमन सारा से कुछ और बोल पाता, इससे पहले
ही वो फोन काट देती है। साइमन समझ जाता है कि सैरा जरूर कोई बड़ा कदम उठाने वाली है, इसलिए वो जल्दी से अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि सैरा ने खुद की जान ले ली थी। फिर जब पुलिस वाले उसकी बॉडी को ले जाने लगते हैं तो साइमन को सोफे पर से सारा का फोन पड़ा मिलता है और जब वो उस फोन को खोलकर देखता है तो उसको सबसे पहले निक का मैसेज नजर आता है जिसमें लिखा था कि अब हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया है। मैसेज पढ़कर साइमन समझ जाता है कि जरूर निक की वजह से ही सैरा ने खुद की जान ली होगी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां हम रोशन और पिया को सैक्रामेंटो शहर के अंदर एक होटल में बैठा हुआ देखते हैं। दरअसल रोशन ने पिया को ये सारी बातें बता दी थी कि वो साइमन से पूछताछ करने के लिए इस शहर में आया है, इसलिए पिया भी यहाँ पर पहुंच गई। फिर वो रोशन से कहती है कि मुझे साइमन के सोशल मीडिया अकाउंट से एक बहुत ही अजीब बात पता चली है और वो ये है कि वो कभी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी फोटोज अपलोड नहीं करता। लेकिन जिस दिन निक गायब हुआ उसी दिन साइमन ने अपने दोस्त डैरियल के साथ मछली पकड़ने की एक फोटो डाली है और मुझे ये बात बहुत ही अजीब लगी। रोशन कहता है हाँ, मैंने भी इस बात पर ध्यान दिया था, वो जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। अगली सुबह हम साइमन को देखते हैं और जब वो अपना सामान पैक कर रहा था तो उसको एक बॉक्स दिखाई देता है जो कि सैरा का था। फिर साइमन उसको खोलकर उसमें से सैरा की डायरी निकालता है जिसमें वो निक के बारे में सारी बातें लिखा करती थी। जब साइमन उसको पढ़ रहा था तो कहानी 3 महीने पीछे जाती है जहां हम डैरियल और साइमन को देखते हैं। वो दोनों लैपटॉप पर निक के बारे में छानबीन कर रहे थे। तभी साइमन को सैरा की डायरी से पता चलता है कि निक ओकलैंड शहर में रहता है और उसको वॉलीबॉल खेलना बहुत ही पसंद है। फिर वो लैपटॉप पर ओकलैंड शहर के सभी वॉलीबॉल सेंटर के बारे में सर्च करता है और थोड़ी देर बाद उसको वो स्पोर्ट्स सेंटर मिल जाता है जिसमें निक काम किया करता था। साइमन को पता चलता है कि निक जेरेमी नाम का इस्तेमाल करके उसकी बहन से बातें करता है और अब साइमन को भी ये बात पता चल जाती है कि निक शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे और एक बहन भी है। सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद साइमन डैरियल के साथ अगले ही दिन निक को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाता है। जब निक साइकिलिंग करके अपने सपोर्ट सेंटर जा रहा था तो डैरियल उसको रास्ते में रोककर कहता है कि क्या आप मुझे अपना फोन दे सकते हैं? दरअसल हमारी वैन खराब हो गई है, इसलिए हमें मैकेनिक को बुलाने के लिए एक कॉल करना है। निक कहता है कि मैं अपना फोन घर पर ही भूल गया। जिस समय वो डैरियल से बातें कर रहा था तो साइमन मौके का फायदा उठाकर निक को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और हम साइमन को देखते हैं। वो अपना सारा सामान पैक करके घर से बाहर निकल रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर रोशन आ जाता है और साइमन से कहता है कि हमें तुम्हारी एक और स्टेटमेंट लेनी है ताकि हम सब कुछ अच्छे तरीके से समझ सकें। ये बात सुनकर साइमन की हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो समझ गया था कि अब रोशन को उस पर शक हो गया है। फिर साइमन रोशन से कहता है कि मैं पुलिस स्टेशन चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर अपनी कार में जाऊंगा ताकि स्टेटमेंट देने के बाद मैं सीधा अपने ऑफिस जा सकूं। फिर जब रोशन पुलिस की कार में बैठकर जाने लगता है तो साइमन मौका देकर उसकी कार से उतरकर घर के पीछे वाले रास्ते पर भाग जाता है। फिर रोशन भी उसको देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। अगले सीन में हम पिया को देखते हैं जो साइमन से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आती है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि साइमन वहाँ पर है ही नहीं। फिर जब वो अपनी कार पार्क करके उसके ऑफिस की तरफ जाने लगती है तो उसकी नजर डैरियल पर पड़ती है। फिर पिया उससे बात करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी डैरियल भी उसको देख लेता है। फिर जैसे ही डैरियल के सामने एक वैन आती है तो वो अपनी कार में से गायब हो जाता है और ये देखकर पिया डर जाती है और वापस से अपनी कार के अंदर जाने की कोशिश करती है। लेकिन इतने में डैरियल उसके सामने आकर उसको गन दिखाकर कहता है कि तुम निक की बहन हो ना, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, इसलिए अब तुम मेरे साथ चलोगी। ये बात सुनते ही पिया अपने पास रखी कार की चाबी से डैरियल के चेहरे पर हमला कर देती है, जिसके कारण वो जमीन पर गिर जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर पिया वहां से भाग जाती है। तभी हम साइमन को देखते हैं जो भागते भागते ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर आगे जाने का रास्ता बंद था। फिर रोशन भी उसका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाता है और अब साइमन के पास सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो चुपचाप अरेस्ट होकर रोशन के साथ चला जाता है। अब कहानी कुछ दिन पीछे जाती है जहां हम साइमन और डैरियल को निक के साथ उनकी वैन में देखते हैं। साइमन निक से जबरदस्ती वो दोनों वीडियो रिकॉर्ड करवाता है जिनको हमने एपिसोड 1 की शुरुआत में देखा था। फिर निक उन दोनों से पूछता है कि आखिर तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो, कम से कम इतना तो बता दो। साइमन कहता है कि तेरी वजह से मेरी बहन ने खुद की जान ले ली और ये बात सुनते ही निक के होश उड़ जाते हैं। फिर वो साइमन को कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को जानता तक नहीं और ना ही मेरी वजह से उसकी जान गई है। ये बात सुनते ही साइमन निक को बहुत बुरे तरीके से पीटने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद जब निक की पहली वीडियो साइट पर अपलोड होती है तो निक उससे पूछता है कि क्या
क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे तुम ये साबित कर सको कि मेरी वजह से ही तुम्हारी बहन की जान गई है? फिर साइमन अपना लैपटॉप खोलकर निक को उसकी प्रोफाइल दिखाता है जिसमें उसने सैरा के साथ बातें की थी। वो उसको ये भी बताता है कि हम जानते हैं तुम शादीशुदा हो और तुम्हारे 2 बच्चे और एक बहन भी है, और हमें ये भी पता है कि तेरी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। मेरी बहन डायरी में तुम्हारे बारे में सब कुछ लिखा करती थी, इसलिए हमें उल्लू बनाने की कोशिश मत करो। फिर साइमन निक को एक फोटो भी दिखाता है जिसके अंदर सैरा और निक एक बीच पर बैठे हुए थे। ये देखकर निक उसको कहता है कि मुझे लग ही रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। ये प्रोफाइल मैंने नहीं बनाई, जरूर ये किसी और का काम होगा। प्लीज तुम मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हारी बहन को नहीं जानता। भले ही साइमन ने निक को किडनैप किया हो, लेकिन वो दिल का एक अच्छा इंसान था, इसलिए वो निक की बातों पर भरोसा कर लेता है। लेकिन तभी डैरियल उसको कहता है कि ये हमें अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा है, तुम इसकी बात मत मानो। फिर थोड़ी देर बाद जब डैरियल टॉयलेट करने के लिए वैन से बाहर निकलता है तो निक साइमन को फिर से कहता है कि जो फोटो तुमने मुझे दिखाई थी जरूर उसको फोटोशॉप के द्वारा तैयार किया गया होगा, और जिस जगह मैं तुम्हारी बहन के साथ दिखाई दे रहा हूँ वहां मैं मेरी पत्नी के साथ था, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं उसके साथ बीच पर घूमने के लिए गया था, लेकिन किसी ने उसकी जगह पर तुम्हारी बहन की फोटो लगा दी। फिर साइमन फोटो को जूम करके देखता है और उसको भी ये बात समझ में आने लगती है कि निक की फोटो के साथ जरूर कोई छेड़छाड़ की गई है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और हम साइमन को पुलिस स्टेशन के अंदर देखते हैं। रोशन उसको कहता है कि तुम्हारे दोस्त डैरियल ने पुलिस को सब कुछ बता दिया है और उसके मुताबिक तुम्ही ने निक को मारा था। अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या ये बात सच है? फिर साइमन जवाब देता है कि मैं निक की बहन पिया से मिलना चाहता हूँ, अगर तुम मुझे उससे मिलवा दोगे तो मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बता दूंगा। इस समय पिया पुलिस स्टेशन के अंदर ही बैठी थी। फिर रोशन उसको कहता है कि साइमन तुमसे मिलने की जिद कर रहा है, अगर तुम उससे मिलोगी तो ही वो हमें सारी सच्चाई बताएगा। ये बात सुनकर पिया उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ देर बाद हम उसको साइमन के सामने बैठा हुआ देखते हैं। वो साइमन से पूछती है कि आखिर तुमने मेरे भाई को क्यों मारा? अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहां हम साइमन को देखते हैं। अब तक साइमन समझ चुका था कि निक बिल्कुल सही बोल रहा है, जरूर किसी और ने ही उसके चेहरे का इस्तेमाल करके सैरा के साथ धोखा किया है। लेकिन तभी डैरियल उसको बताता है कि निक के वीडियो पर 50 लाख व्यूज हो गए हैं, यानी कि अब हमें इसको मार देना चाहिए। फिर वो साइमन के हाथ में गन थमाकर निक को वैन से बाहर ले जाता है, लेकिन जैसे ही वो वैन का गेट खोलता है निक उसके मुंह पर एक बहुत तेज लात मार के वहां से भाग जाता है। लेकिन साइमन उसको कुछ भी नहीं करता, क्योंकि उसे पता था कि निक बेकसूर है। तभी डैरियल जोर से चिल्लाकर कहता है कि साइमन जाओ जाकर निक को पकड़ो। ये बात सुनकर निक उसका पीछा करने लगता है। तभी थोड़ी दूर भागने के बाद साइमन उसको पकड़ लेता है। अब निक के पास बचने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए वो साइमन से कहता है कि तुम मेरा भरोसा करो, जिसने भी तुम्हारी बहन को धोखा दिया है मैं खुद उसको ढूंढकर पुलिस के हवाले करूंगा। मुझे पता है कि शायद मेरी पहचान का इस्तेमाल किसने किया है, क्योंकि मैंने सोफी के अफेयर की बात बस एक ही इंसान को बताई थी, जरूर उसी ने तुम्हारी बहन के साथ धोखा किया है। प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी बहन का बदला जरूर लूंगा। अब साइमन को उसकी बातों पर भरोसा हो जाता है, इसलिए वो निक को जाने देता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। साइमन पिया से कहता है कि मुझसे गलती हो गई थी, मैंने किसी और इंसान को पकड़ लिया, तुम्हारा भाई बिल्कुल बेकसूर था। और ये बात सुनते ही पिया और रोशन दोनों के होश उड़ जाते हैं। फिर रोशन साइमन को कहता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो कि तुमने निक को नहीं मारा? साइमन कहता है कि तुम मेरा यकीन करो, मैंने उसको छोड़ दिया था, उसको तो किसी और ने मारा है। फिर पूछताछ खत्म करने के बाद रोशन पिया से कहता है कि तुम इसकी बातों पर भरोसा मत करो, वो बचने के लिए ही ये झूठ बोल रहा है। तभी पिया कहती है ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या हो अगर वो सच बोल रहा हो सकता है कि किसी और ने ही निक को मारा हो। और इतना कहने के बाद वो पुलिस स्टेशन से चली जाती है। अब यहाँ पर 2 सवाल उठते हैं। पहला ये कि अगर निक ने डेटिंग साइट पर सैरा से बात नहीं की तो आखिर वो इंसान कौन था जिसने निक की पहचान का इस्तेमाल करके सैरा को धोखा दिया? और दूसरा ये कि अगर साइमन ने निक को जिंदा छोड़ दिया था तो फिर उसकी मौत कैसे हुई, उसको किसने मारा? इन सभी सवालों के जवाब हमें नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। 7th एपिसोड में हम देखते हैं सोफी अपने दोनों बेटों को स्कूल में समझा रही थी कि अगर कोई तुम्हें मेरे और निक के बारे में बुरा भला कहे तो तुम्हें उनसे लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी ईथन और काई अपनी माँ की बातें मान तो लेते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत सारा गुस्सा भी भरा हुआ था। जब ईथन अपनी क्लास की तरफ जाने लगता है तो उसके सामने माइकल नाम का एक लड़का आकर सोफी के बारे में बुरा भला कहने लगता है। ईथन को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था,
लेकिन वो उसको कुछ कहता नहीं। वहाँ थोड़ी ही दूरी पर काई भी खड़ा हुआ था और उसने भी माइकल की सारी बातें सुन ली थी। फिर ईथन के जाते ही काई माइकल पर हमला कर देता है और देखते ही देखते दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी ईथन सही मौके पर आकर उन दोनों की लड़ाई रुकवा देता है। कुछ देर बाद हम उन दोनों को स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर देखते हैं और सोफी भी वहां पर पहुंच जाती है क्योंकि वो भी इसी स्कूल में पढ़ाया करती थी। फिर प्रिंसिपल सोफी से कहती है कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ, ईथन और काई को बाहर ही रहने दो। फिर जब सोफी प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है तो ईथन एक लड़की से मैसेज के जरिए बात करने लगता है। अब ये लड़की कौन है और ईथन का इसके साथ क्या कनेक्शन है, ये हमें आगे पता चलेगा। फिर स्कूल से घर आकर सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, जहां पिया सभी को बताती है कि साइमन ने निक को नहीं मारा, इसके पीछे किसी और ही इंसान का हाथ है। फिर पिया ये भी बताती है कि किसी ने निक की पहचान का इस्तेमाल करके उन सभी औरतों को धोखा दिया था। ये बात सुनकर एंड्रिया कहती है कि अक्सर पकड़े जाने के बाद मुजरिम ऐसे ही बहाने बनाता है, लेकिन पिया अपनी माँ को नजरअंदाज करते हुए कहती है कि मैं साइमन से मिली थी, मुझे पता है कि वो सच बोल रहा है। पिया की बात सुनकर सोफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि क्या मैं तुमसे अकेले में कुछ बात कर सकती हूँ। फिर सोफी पिया को एक दूसरे कमरे में ले जाकर पूछती है कि आखिर तुम्हें साइमन की बात पर इतना भरोसा क्यों है। पिया कहती है कि क्या तुम जानती हो मेरे पापा की मौत कैसे हुई थी। सोफी कहती है हाँ, निक ने एक बार मुझे बताया था कि उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। फिर पिया सोफी को कहती है कि ये असली सच्चाई नहीं है, मेरे पापा ने खुद की जान ली थी और ये हादसा निक और मैंने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा था और हमारी माँ नहीं चाहती थी कि हम किसी को भी इसके बारे में बताएं, इसलिए उन्होंने हार्ट अटैक का बहाना बनाकर बात को दबा दिया। और यही वजह है कि मैं साइमन की बातों पर भरोसा कर रही हूँ, क्योंकि निक किसी को भी खुदकुशी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि उसको तो इस शब्द से नफरत थी। अब सोफी को ये बात सुनकर बहुत गहरा झटका लगता है और वो गुस्से में सभी लोगों के सामने से अपने कमरे में चली जाती है। सोफी को इस बात का दुख था कि परिवार का सदस्य होते हुए भी किसी ने उसको ये बात बतानी जरूरी नहीं समझी। अगले सीन में हम ईथन को देखते हैं जो कि मैंडी हैरिसन की वीडियो देख रहा था। जब एक रिपोर्टर ने मैंडी से पूछा कि क्या आपका सच में निक के साथ अफेयर था, तो वो थोड़ी अजीब हरकत करने लगती है। फिर ईथन इस बात पर गौर करके मैंडी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। अगली सुबह जब वो नाश्ता कर रहा था तो उसके पास मैंडी का मैसेज आता है। उस मैसेज को देखकर ईथन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर वो जल्दी से पिया के हॉस्पिटल पहुंचकर उसको मैंडी का मैसेज दिखाता है, जिसमें लिखा था कि ईथन, मुझे निक की मौत का बहुत दुख है, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, मैं आज तक निक से कभी भी नहीं मिली, हमारी सिर्फ मैसेज पर ही बातें होती थी। ये मैसेज देखकर पिया भी हैरान हो जाती है, क्योंकि साइमन ने उसको बताया था कि निक सारा से कभी भी नहीं मिला, कोई और ही है जो उसकी पहचान का इस्तेमाल करके सारा से मैसेज पर बातें करता था। अब मैंडी के मैसेज से ये बात भी साफ हो जाती है कि निक उससे कभी भी नहीं मिला और मैंडी के पास तो सिर्फ उसके मैसेज ही आया करते थे। फिर पिया ईथन को समझाती है कि अगर एमा भी निक से कभी ना मिली हो तो हम निक को बेकसूर साबित कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात तो ये थी कि एमा ने पुलिस को स्टेटमेंट में बताया था कि वो निक के साथ फिजिकल रिलेशन में थी, यानी कि वो निक से मिला करती थी। फिर पिया ईथन को लेकर जल्दी से रोशन के पास पहुंच जाती है और उसको मैंडी का मैसेज दिखाते हुए कहती है कि जिन 3 औरतों के साथ निक का अफेयर था उनमें से 2 औरतें तो कभी भी निक से मिली ही नहीं थी। लेकिन पिया इसके आगे कुछ और बोल पाती इससे पहले ही रोशन कहता है कि तुम्हारी बातों से कुछ भी साबित नहीं होता, क्योंकि तुम जानती हो कि निक और एमा एक दूसरे से मिला करते थे और वैसे भी हमने गुनहगार को जेल में डाल दिया है। पिया बताती है कि साइमन ने सिर्फ निक को किडनैप किया था, उसको मारा नहीं था। असली गुनहगार अब भी बाहर घूम रहा है और उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। फिर वो रोशन को समझाती है कि हो सकता है एमा हमसे झूठ बोल रही हो, क्या पता उसने भी निक से सिर्फ मैसेज पर ही बात की हो। रोशन कहता है कि आखिर एमा हमसे झूठ क्यों बोलेगी। पिया कहती है कि लोग अक्सर अपने आप को कमजोर दिखाने से बचते हैं, शायद वो चाहती हो कि सब लोग उस पर ध्यान दें, उसको अहमियत दें, ताकि वो अपने आप को अच्छा महसूस करवा सके। अब ये बातें सुनकर रोशन थोड़ा सोच में पड़ जाता है। तभी वहाँ पर लूका आता है और कहता है अब हमें दूसरे केसेस पर भी ध्यान देना होगा। फिर पिया रोशन से पूछती है कि क्या तुम निक का केस बंद कर रहे हो।
रोशन कहता है हाँ, क्योंकि हमें और भी केसेस देखने हैं। लेकिन पिया कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम एक आखिरी बार एमा से खुद बात करो और उससे पूछो कि क्या वो सच में निक से मिली थी। रोशन कहता है ठीक है, मैं उससे पूछ लूंगा, लेकिन अभी मुझे जाना होगा क्योंकि हमारा दूसरा केस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगले सीन में हम ईथन और पिया को कार में देखते हैं जहां वो दोनों निक के बारे में बातें कर रहे थे। तभी ईथन के पास एक मैसेज आता है जो कि उसी लड़की का था जिससे ईथन अक्सर बातें किया करता था। पिया उससे पूछती है कि क्या हुआ, किसका मैसेज आया है। ईथन कहता है मेरी एक दोस्त है एलिसन, उसी का मैसेज है। फिर जब पिया उससे पूछती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो ईथन कहता है नहीं, ये सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है जिससे मैं ऑनलाइन ही मिला था। ये बात सुनते ही पिया उससे पूछती है कि तुम एलिसन से मिले तो हो ना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई तुम्हें ऑनलाइन फंसा रहा हो। अब ईथन थोड़ा घबराते हुए कहता है हाँ, मैं एलिसन से बहुत बार मिल चुका हूँ, लेकिन वो ईथन के बर्ताव से समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है। तभी घर पहुंचने के बाद ईथन अपने फोन में उन सभी मैसेजेस को दोबारा से पढ़ने लगता है जो उसने एलिसन को सेंड किए थे। उन सभी मैसेजेस में ईथन ने अपने साथ हो रही सारी बातों के बारे में बताया था, जिसमें निक, सोफी, पिया और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हर बातें थी। अब ईथन को डर लगने लगता है कि कहीं ये वही इंसान तो नहीं जो निक की पहचान का इस्तेमाल करके औरतों को धोखा दे रहा था, क्योंकि एलिसन हमेशा ही उससे निक के केस से जुड़ी बातें पूछती रहती थी। फिर डरते हुए ईथन एलिसन को मैसेज करता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। पहले तो एलिसन मना कर देती है, लेकिन बाद में वो ईथन को अपने घर की लोकेशन सेंड करके मिलने के लिए बुला लेती है। फिर ईथन बिना ज्यादा वक्त गवाए तुरंत एलिसन के घर पर पहुंच जाता है। इस समय उसको डर लग रहा था कि अंदर से कहीं कोई और ना निकल आए, लेकिन वहां पर सिर्फ एलिसन और उसके पापा थे। वो ईथन को घर के अंदर बुलाकर अपने कमरे में ले जाती है और बताती है कि मुझे सोशल एंजाइटी की प्रॉब्लम है, यानी कि मैं भीड़ भाड़ वाले इलाके या फिर लोगों से घुलने मिलने में डरती हूँ, इसलिए मैं कभी भी अपने घर से बाहर नहीं जाती और ना ही मैं किसी से मिलती हूँ। लेकिन जब मैंने तुम्हें टीवी पर देखा तो तुम्हारे पापा के बारे में सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे लगा कि शायद मुझे तुमसे बात करनी चाहिए, इसीलिए मैंने तुमसे दोस्ती की। फिर ईथन कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम पर शक किया। मुझे डर था कि कहीं मैं उस इंसान से तो बातें नहीं कर रहा जिसने मेरे पापा की पहचान का इस्तेमाल किया। फिर वो बताता है कि मैं अपने पापा को बेकसूर साबित कर सकता हूँ अगर मुझे ये पता चल जाए कि एमा मेरे पापा से मिली थी या नहीं। ये बात सुनते ही एलिसन कहती है कि क्यों ना तुम खुद ही एमा को कॉल करके ये बात उससे पूछ लो, हो सकता है कि वो तुम्हें सच्चाई बता दे क्योंकि तुम निक के बेटे हो। ईथन को ये आइडिया सही लगता है। फिर वो तुरंत एमा को वीडियो कॉल करके उससे पूछता है कि क्या आप सच में मेरे पापा से मिली थी। ये बात सुनकर एमा जवाब देती है कि अभी थोड़ी देर पहले ही डिटेक्टिव रोशन का भी मेरे पास फोन आया था और उन्होंने भी मुझसे सेम सवाल पूछा, लेकिन मेरा जवाब अब भी वही है, हाँ मैं निक से मिली थी। लेकिन ईथन बार बार एमा से बस एक ही बात कहता रहता है कि आप हमें सच्चाई बता दीजिए, इससे मेरे पापा को इंसाफ मिल जाएगा। पहले तो एमा अपनी बात पर अड़ी रहती है, लेकिन गलती से उसके मुंह से ये बात निकल जाती है कि मेरी निक से हर रोज कॉल पर बात होती थी। और ये बात सुनते ही ईथन उसको कहता है, यानी कि आप मेरे पापा से कभी भी नहीं मिली, क्या आपने उनसे एक बार भी वीडियो कॉल पर बात की। ईथन के सवालों को सुनकर ईमा घबराते हुए कहती है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, अभी मुझे ऑफिस में जाना है। फिर ईथन एमा को कहता है कि आप बस मेरी एक आखिरी हेल्प कर दीजिए, मैं अभी मेरे पापा की एक ऑडियो प्ले करूंगा, आप उसको सुनकर बस मुझे इतना बता दीजिए कि क्या मेरे पापा की आवाज उस इंसान से मेल खाती है जिससे आप हर रोज बात किया करती थी। एमा कहती है ठीक है। तभी ईथन निक की ऑडियो प्ले करता है, जिसको सुनते ही एमा के होश उड़ जाते हैं और वो डरते हुए ईथन को कहती है, प्लीज बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने सबसे झूठ कहा, मैं निक से आज तक कभी भी नहीं मिली और ना ही ये आवाज उसकी है जिस इंसान से मैं हर रोज बात करती थी। ये बात सुनते ही ईथन और एलिसन के भी होश उड़ जाते हैं। लेकिन अच्छी बात ये थी कि एलिसन ने ईथन और एमा की सारी बातें सबूत के तौर पर अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली थी ताकि पुलिस को भी असली सच्चाई का पता चल सके। अब ईथन एलिसन से कहता है कि मुझे भी अपने घर पर जाना होगा क्योंकि मैं माँ को बिना बताए यहाँ पर आया था। ईथन जब अपने घर पर जाने के लिए निकलता है तो एलिसन उसको कहती है कि तुम्हें उस फोटो के बारे में तो पता चल ही गया होगा जिसमें तुम्हारे पापा बीच पर सैरा के साथ बैठे थे। ईथन कहता है हाँ। फिर एलिसन ईथन को समझाती है
कि क्या पता वैसी ही फोटो उस फ्रॉड इंसान ने दूसरी औरतों के पास भी भेजी हो। तुम एमा से उस फोटो के बारे में पूछो। अगर तुम्हें उसकी फोटो मिल जाती है तो तुम मुझे वो सेंड कर देना। मैं उसका मेटा डेटा चेक करके ये बात पता लगा सकती हूँ कि आखिर उस फोटो को कहां से भेजा गया था। फिर ईथन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें ये सब काम कैसे पता है। फिर एलिसन कहती है कि घर पर बैठे बैठे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। अगले सीन में हम पिया को उसके दोस्त विंस के साथ देखते हैं। वो विंस को बताती है कि जिस भी इंसान ने निक की पहचान का इस्तेमाल किया था उसको हमारी फैमिली से जुड़ी हर एक बात पता थी। लेकिन विंस पिया की बातों को नजरअंदाज करके कहता है कि साइमन के अरेस्ट होने से पहले इंटरनेट पर बहुत सारी अफवाहें चल रही थी, जिनके मुताबिक निक का अफेयर किसी वॉलीबॉल टीम की एक लड़की के साथ चल रहा था जिसका नाम टेरा विल्सन है। निक के गायब होने से कुछ दिन पहले ही उसने वॉलीबॉल टीम को भी छोड़ दिया था। फिर वहां से निकलकर पिया टेरा से मिलने के लिए एक पार्क में जाती है और पूछती है कि आखिर तुमने वॉलीबॉल टीम को क्यों छोड़ा। और मुझे ये भी पता चला है कि तुम्हारी निक से लड़ाई हुई थी। क्या उसका तुम्हारे साथ अफेयर चल रहा था और क्या उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की? प्लीज तुम मुझे सब कुछ बता दो, क्योंकि मैं तुम्हें इस मामले में घसीटना नहीं चाहती। मैं बस अपने भाई की सच्चाई जानना चाहती हूँ। फिर टेरा पिया से कहती है कि मेरा निक के साथ कोई अफेयर नहीं था, लेकिन हाँ, निक की मुझसे लड़ाई जरूर हुई थी क्योंकि वो चाहता था कि मैं वॉलीबॉल टीम को ना छोड़ूं। असल में मेरा एक दूसरे लड़के के साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन गेम पर फोकस करने की वजह से मैंने उस लड़के से खुद ही ब्रेकअप कर लिया। लेकिन बावजूद इसके वो मुझे पाना चाहता था, इसलिए उसने मुझे बार बार मैसेज और कॉल करना शुरू कर दिया। मैंने जब उसके मैसेजेस का जवाब नहीं दिया तो उसने गुस्से में आकर मेरी अडल्ट फोटोज इंटरनेट पर अपलोड कर दी। ये बात मैंने निक को बताई तो उसने मुझे कहा कि मुझे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं अपने आप को और बदनाम नहीं करना चाहती थी। फिर टेरा बताती है कि जब मैंने पहली बार निक का वीडियो देखा तो मुझे ऐसा लगा कि पुलिस वालों ने शायद गलत आदमी को पकड़ लिया होगा। ये बात सुनते ही पिया उससे पूछती है कि तुम्हारे हिसाब से पुलिस को किसे पकड़ना चाहिए था। टेरा कहती है मैट एल्डिन, वही हमारी वॉलीबॉल टीम का कोच था और उसी के साथ मेरा अफेयर चल रहा था। ये बात सुनते ही पिया के होश उड़ जाते हैं। अब वो जल्दी से निक के स्पोर्ट्स सेंटर में जाकर मैट के ऑफिस में छानबीन करने लगती है, लेकिन तभी वहां पर डाउन भी आ जाती है और वो पिया से कहती है कि तुम मैट की इजाजत के बिना उसके ऑफिस में छानबीन नहीं कर सकती। लेकिन पिया डाउन से कहती है कि अगर आप चाहती हो निक को इंसाफ मिले तो मेरा यहाँ पर छानबीन करना बहुत जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि आप मैट के कंप्यूटर को खोल दो। पिया की बातें सुनकर डाउन मैट के कंप्यूटर को खोल देती है। फिर जैसे ही पिया कंप्यूटर के अंदर वाले फोल्डर्स को चेक करती है तो उसे उनमें टेरा की अडल्ट फोटोज के साथ साथ निक के भी वो सारे फोटोज मिल जाते हैं जिनको फोटोशॉप करके बदला गया था। ये सब देखकर पिया के होश उड़ जाते हैं और उसको लगने लगता है कि मैट ही वो इंसान है जिसने निक की पहचान का इस्तेमाल करके दूसरी औरतों को धोखा दिया है। अगले सीन में हम ईथन को देखते हैं जो कि अपने कंप्यूटर के सामने बैठकर एमा के मैसेज का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद एमा उसको वो फोटो भेज देती है जिसके अंदर निक और वो बीच पर बैठे हुए थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने सारा को देखा था। ये देखकर ईथन समझ जाता है कि वो फ्रॉड इंसान हर औरत को एक जैसी फोटो भेजता है, बस वो फोटोशॉप करके हर औरत का चेहरा बदल देता है। फिर ईथन जल्दी से एमा की फोटो को एलिसन के पास भेजता है ताकि वो उसका मेटा डेटा चेक करके ये पता लगा सके कि आखिर वो फ्रॉड इंसान उन सारी फोटोज को कहां से भेज रहा है। अगले सीन में हम सोफी को ईथन और काई के साथ बातें करते हुए देखते हैं। वो उन दोनों को बताती है कि अब मैं अपना स्कूल छोड़ रही हूँ और हम कुछ दिनों बाद इस शहर को भी छोड़ देंगे। ये बात सुनकर काई को गुस्सा आ जाता है। फिर सोफी और ईथन उसको शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो उनकी बात सुनते ही वहां से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। तभी ईथन सोफी को बताता है कि मेरी आज एमा से बात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया कि वो भी पापा से कभी नहीं मिली, उनकी बस मैसेजेस और कॉल पर ही बातें होती थी। ये सब पता चलने के बाद सोफी रोने लगती है क्योंकि वो तो मन ही मन इस बात को मान बैठी थी कि निक औरतों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन अब सच्चाई पता चलने के बाद उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब काई को भी इस बात का पता चल जाता है क्योंकि वो अपने कमरे में जाने की बजाय वहीं दीवार के पीछे खड़ा होकर ईथन की बातें सुन रहा था। फिर वो अपने पापा के बारे में और जानने के लिए ईथन के कमरे में आकर उसका कंप्यूटर चेक करने लगता है। तभी उसके सामने एलिसन के एक मैसेज का नोटिफिकेशन आता है
जिसमें उसने लिखा था कि मैंने फोटो और मेटा डेटा चेक करके उस जगह का पता लगा लिया है जहां से उन फोटोज को भेजा गया था। मैं तुम्हारे पास वहां की लोकेशन सेंड कर रही हूँ। अब काई सच्चाई का पता लगाने के लिए सोफी और ईथन को बिना बताए एलिसन की भेजी हुई लोकेशन पर चला जाता है। अगले सीन में हम पिया को देखते हैं। वो रोशन को कॉल करके मैट के बारे में सब कुछ बता देती है। दरअसल इस वक्त पिया को ये लग रहा था कि शायद साइमन से पीछा छुड़ाकर ही निक मैट के पास गया होगा और पिया ने इस बारे में रोशन को भी बता दिया। फिर वो पिया से कहता है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि निक मैट के पास ही गया होगा। पिया जवाब देती है कि हो सकता है निक को ये बात पता चल गई हो कि उसकी पहचान का गलत इस्तेमाल करने वाला कोई और नहीं बल्कि मैट है और वो शायद इसी मामले को सुलझाने के लिए मैट के पास गया हो। रोशन कहता है कि अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते और तुम सबसे पहले अपने घर जाओ, मैं पुलिस को अलर्ट कर देता हूँ। जैसे ही पिया अपने घर पर पहुंचती है तो उसके सामने मैट खड़ा था। वो पिया से पूछता है कि आखिर तुम मेरे ऑफिस में क्या ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन पिया जवाब देती है कि मुझे टैरा ने सब कुछ बता दिया। तुमने उसके साथ बहुत गलत किया, तुम्हें उसकी फोटोज इंटरनेट पर नहीं डालनी चाहिए थी। मैट कहता है कि मैंने उसकी फोटो इंटरनेट पर नहीं डाली। तभी पिया उसको कहती है कि मैंने तुम्हारा कंप्यूटर चेक किया था, उसमें टैरा की सारी फोटोज पड़ी थी। ये बात सुनते ही मैट गुस्से में पिया से कहता है कि आखिर तुमने मेरा कंप्यूटर चेक क्यों किया। अब मैट इसके आगे कुछ और बोल पाता, इससे पहले ही पिया की एक दोस्त वहां पर आ जाती है, जिसको देखकर मैट चुपचाप वहां से चला जाता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या मैट ने ही निक का मर्डर किया था? क्या उसी ने ही निक की पहचान का इस्तेमाल करके सैरा, एमा और मैंडी को धोखा दिया था? इन सभी सवालों के जवाब आपको लास्ट एपिसोड में मिलेंगे। 8वें एपिसोड में हम सोफी को देखते हैं, जो कि पिया को कॉल करके बताती है कि काई बिना कुछ बताए कहीं पर चला गया है। पिया कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर पर ही आ रही हूँ, हम साथ मिलकर काई को ढूंढ लेंगे। अब ईथन भी काई की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करता है। तभी उसके कंप्यूटर पर एलिसन का मैसेज आता है और रिप्लाई करने के लिए जैसे ही ईथन मैसेज पर क्लिक करता है तो उसके सामने एलिसन की भेजी हुई लोकेशन आ जाती है, जिसके नीचे कुछ और मैसेजेस भी थे और उनको देखकर ईथन समझ जाता है कि जरूर काई ने ही एलिसन से बात की होगी और वो उसकी बताई हुई लोकेशन पर पहुंच गया। तभी हम काई को देखते हैं जो एलिसन की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाता है। जब काई उस घर का दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से डाउन निकल कर आती है। उसको देखकर काई हैरान हो जाता है क्योंकि एलिसन के हिसाब से निक की फोटोज को डाउन के घर से ही भेजा गया था। काई को लगता है कि जरूर एलिसन से कोई गलती हुई होगी। फिर वो डाउन से कहता है कि शायद मेरे भाई ने मेरे साथ कोई मजाक किया होगा, इसीलिए मैं गलती से आपके घर पर आ गया। डाउन कहती है कोई बात नहीं। तभी पीछे से उसका पति ईडी आ जाता है। फिर डाउन उन दोनों की मुलाकात करवाती है और उसको भी घर के अंदर बुला लेती है। फिर वो कहती है कि अब मुझे बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे। अब क्योंकि काई डाउन को पहले से ही जानता था, इसलिए वो बिना सवाल जवाब किए घर के अंदर चला आता है। अंदर आकर काई बताता है कि मेरी एक दोस्त ने मुझे इस जगह की लोकेशन भेजी थी और उसके हिसाब से मेरे पापा की पहचान यूज करने वाला वो फ्रॉड इंसान इसी घर पर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो आप लोग रहते हो। फिर डाउन काई से कहती है कि मैं तुम्हारी उस फ्रॉड इंसान को पकड़ने में कोई भी हेल्प नहीं कर सकती। ये बात सुनकर काई कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, अब मुझे घर चलना चाहिए क्योंकि मेरी फैमिली मेरी चिंता कर रही होगी। फिर डाउन उससे पूछती है कि क्या सोफी को पता है कि तुम यहाँ पर आए हो, लेकिन काई को डाउन की हरकतें थोड़ी अजीब लगने लगती है, इसलिए वो उसको झूठ कह देता है कि हाँ, माँ और ईथन दोनों को ही पता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ। डाउन कहती है फिर तो हमें तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देना चाहिए। फिर ईडी कार की चाबी लेने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। डाउन भी कपड़े बदलने का नाटक करके ईडी के पीछे पीछे कमरे में पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर जाते ही डाउन के होश उड़ जाते हैं क्योंकि ईडी अपनी अलमारी में से गन निकालकर उसको लोड कर रहा था। डाउन पूछती है कि आखिर तुम गन का क्या करोगे। फिर ईडी जवाब देता है कि तुमने जो रायता फैलाया है अब मुझे ही उसको साफ करना पड़ेगा। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो मैं किसी को भी मारने से पीछे नहीं हटूंगा। अब ईडी किस रायते की बात कर रहा था ये हमें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। अब कहानी 2 साल पीछे जाती है जहां हम निक को देखते हैं। वो स्पोर्ट्स सेंटर में बिल्कुल नया आया था क्योंकि वहां पर उसको फिजिकल थेरापिस्ट की जॉब मिल गई थी।
फिर डाउन उसको कहती है कि मैंने तुम्हारे कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट कर दिया है, अब तुम उसको अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो। निक कहता है कि मुझे ये काम बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगता है, क्या आप मेरे लिए इसका सेटअप कर देंगी? डाउन कहती है क्यों नहीं, मुझे इसके लिए तुम्हारा आईडी कार्ड और पासवर्ड चाहिए होगा। फिर निक डाउन को दोनों चीजें दे देता है। तभी जब वो अपनी फैमिली की फोटोज को ऑफिस में रख रहा था तो डाउन उसको कहती है कि तुम्हारा परिवार बहुत ही प्यारा है। फिर निक डाउन से पूछता है कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? डाउन जवाब देती है कि बस मैं और मेरा पति ईडी, हमारे कोई बच्चे नहीं हुए, हमने बहुत कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। और इतना कहकर वो निक से कहती है कि क्या तुम अपने फोन को भी कंप्यूटर सिस्टम से सेंस करना चाहोगे? निक कहता है क्यों नहीं, इससे तो काफी चीजें आसान हो जाएंगी। आज स्पोर्ट्स सेंटर में एक जरूरी मीटिंग होने वाली थी, इसलिए डाउन निक से कहती है कि तुम्हारा आज की मीटिंग में जाना बहुत ही जरूरी है, इसलिए तुम वहां पर जाओ, मैं तुम्हारा कंप्यूटर का सारा सेटअप कर दूंगी। फिर निक के जाते ही उसके फोन पर डेटिंग ऐप का एक नोटिफिकेशन आता है और डाउन ना चाहते हुए भी उस पर क्लिक कर देती है। ऐप ओपन होते ही उसके ऊपर मैंडी हैरिसन नाम की एक औरत का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे? अब डाउन उसको देखकर डर जाती है क्योंकि वो जानती थी कि निक शादीशुदा है, लेकिन फिर भी वो किसी दूसरी औरत से बातें कर रहा था। फिर डाउन जल्दी से उसके फोन को बंद करके अपने काम पर लग जाती है। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि मैंडी हैरिसन वही औरत है जिससे निक का अफेयर ज्यादा दिन तक नहीं चला था, लेकिन इससे ये बात तो साबित होती है कि निक ने अपनी प्रोफाइल डेटिंग ऐप पर बनाई थी और उसने मैंडी से बातें भी की थी। फिर सारा काम खत्म करने के बाद डाउन अपने घर पर आ जाती है जहां उसका पति ईडी एक शहर का मॉडल बनाने में बिजी था। फिर कुछ देर बाद वो दोनों डिनर करते हैं और इनकी बातों से पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। फिर डिनर खत्म होते ही ईडी फिर से अपने काम पर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ डाउन अपने कमरे में बैठकर कंप्यूटर गेम खेलने लगती है। उसके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि वो अंदर से बहुत ही अकेलापन महसूस कर रही है क्योंकि उसके पति का सारा दिन काम में ही निकल जाता है और ये बेचारी अकेली रह जाती है। फिर इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए डाउन भी निक की तरह डेटिंग ऐप पर अपने नए दोस्त बनाने के बारे में सोचती है। फिर वो अपने लैपटॉप में उसी साइट को ओपन करती है जिस पर निक ने अपनी प्रोफाइल बनाई हुई थी। अब जब वो किसी से बात करने के बारे में सोचती है तो उसके लैपटॉप पर नोटिफिकेशन आता है कि आपको दूसरे लोगों से बात करने के लिए एक प्रोफाइल बनानी होगी, लेकिन वो अच्छे से जानती थी कि उस जैसी बूढ़ी औरत से कोई भी बात नहीं करेगा, इसलिए वो निक का यूजर नेम और पासवर्ड डालकर उस साइट पर साइन इन कर लेती है। अब डाउन को निक का यूजर नेम इसलिए पता था क्योंकि उसने मैंडी के मैसेजेस को पढ़ने के बाद निक की प्रोफाइल को देखा था। और रही बात पासवर्ड की, तो वो सेम वही पासवर्ड डालती है जो निक ने अपनी ईमेल्स पर सेट किया हुआ था और इत्तेफाक से दोनों पासवर्ड सेम थे। फिर प्रोफाइल ओपन करने के बाद डाउन सबसे पहले मैंडी के मैसेजेस का रिप्लाई देती है। निक काफी वक्त से मैंडी के कोई भी मैसेज का जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन अब डाउन निक बनकर मैंडी से बातें करने लगती है और इसका ऐसा करने का बस एक ही मकसद था कि ये बस दूसरों के साथ बातें करना चाहती थी, नए दोस्त बनाना चाहती थी ताकि अपने अकेलेपन को दूर कर सके। और अपने इसी काम के लिए उसने निक की आईडी का इस्तेमाल किया। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहां हम पिया और सोफी को देखते हैं। वो ईथन की बताई हुई लोकेशन का इस्तेमाल करके डाउन के घर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि घर अंदर से बंद है। फिर सोफी एक बेसबॉल बैट का इस्तेमाल करके घर के पीछे वाले दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस जाती है। घर की छानबीन करने के बाद उनको पता चलता है कि वहां पर कोई भी नहीं है। तभी पिया को डाउन की फोटो दिखाई देती है और उसको देखकर पिया के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसको ये नहीं पता था कि ये डाउन का घर है। फिर वो सोफी को भी ये बात बता देती है। इतने में रोशन भी पुलिस के साथ वहां पर पहुंच जाता है और अब उन सब को पता चल जाता है कि डाउन ही वो इंसान थी जो निक की पहचान का इस्तेमाल करके औरतों को धोखा दे रही थी। अगले सीन में हम डाउन और ईडी को देखते हैं। ईडी काई के घर पर जाने वाले रास्ते की बजाय जब किसी और रास्ते पर जाने लगता है तो काई को उन दोनों पर शक हो जाता है। फिर काई ईथन को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन डाउन उसका फोन छीनकर
कार से बाहर फेंक देती है। अब कहानी जाती है 6 महीने पीछे, जहां हम डाउन को अपने लैपटॉप पर निक की एक और फेक आईडी बनाते हुए देखते हैं। लेकिन तभी उसके फोन पर सोफी का कॉल आता है। वो डाउन से कहती है कि क्या मेरी निक से बात हो सकती है, क्योंकि वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। डाउन कहती है कि वो शायद अपने ऑफिस में काम कर रहा होगा, मैं उसको बोल दूंगी कि वो तुम्हें फोन कर ले। फिर जब डाउन निक के ऑफिस में जाती है तो वो देखती है कि निक ने सुबह सुबह दारू पी रखी है। फिर डाउन उसको कहती है कि तुम्हारे मन में जो भी बात है तुम मुझे बता सकते हो। फिर निक दुखी मन से बताता है कि मेरी पत्नी सोफी का कर्टिस के साथ अफेयर चल रहा है। उसने मुझे ये बताया है कि अब उनका अफेयर खत्म हो गया है, लेकिन मेरे दिमाग में से ये बात अभी भी जा नहीं रही और इसी बात को सोच सोच कर मैं बहुत परेशान हूँ। फिर डाउन कहती है कोई बात नहीं, सभी की लाइफ में परेशानियां आती जाती रहती हैं, तुम चिंता मत करो, आगे चलकर सब कुछ ठीक होगा। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां हम पिया को देखते हैं। वो रोशन को बोल रही थी कि जरूर डाउन ने ही मैट के कंप्यूटर में निक की फोटोज डाली होंगी, लेकिन रोशन कहता है कि इन सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हमें डाउन को पकड़ना होगा। तभी उसके पास पुलिस की दूसरी टीम का फोन आता है और उनसे बात करके रोशन को पता चलता है कि ईडी की कार को स्टेबल वैली के पास देखा गया है, जहां उनकी एक खाली जमीन भी पड़ी हुई है। फिर रोशन पिया और अपनी पूरी टीम के साथ वहां के लिए रवाना हो जाता है। तभी हम ईडी और डाउन को देखते हैं, वो दोनों एक दूसरे से आपस में बातें कर रहे थे। इस समय काई भी वहीं पर था, लेकिन इन दोनों ने उसके हाथों को बांधकर एक छोटे से कमरे में बंद कर रखा था। फिर डाउन ईडी से कहती है कि मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए किया था, मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, तुम मेरा भरोसा करो। अब कहानी कुछ दिन पीछे जाती है, जहां हम डाउन को देखते हैं। इस समय वो निक की नकली प्रोफाइल का इस्तेमाल करके एमा और सारा से भी बातें करने लगी थी। सारा का डाउन के पास बार बार मैसेज आ रहा था कि क्या हुआ, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, मेरे किसी भी मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे। लेकिन डाउन सारा को नजरअंदाज करके सिर्फ एमा से बात करती थी, क्योंकि उसके साथ बातें करके डाउन को बहुत ही अच्छा लगता था। तभी एमा मैसेज करके डाउन से कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। अब क्योंकि वो डाउन को निक समझ रही थी, इसलिए डाउन भी एक वॉइस चेंजिंग ऐप का इस्तेमाल करके अपनी आवाज को बदल लेती है और फिर एमा से बात करने लगती है। तभी वहां पर ईडी आ जाता है और उसकी आवाज सुनकर डाउन अपने लैपटॉप को बंद कर देती है। ईडी जब उससे पूछता है कि आखिर तुम इतनी रात को किससे बात कर रही हो, तो डाउन जवाब देती है कि मैं स्पोर्ट्स सेंटर के एक स्टाफ से बात कर रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ जल्दी ही एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। ईडी कहता है ठीक है, बहुत रात हो गई है, तुम सो जाओ। फिर थोड़ी देर बाद डाउन अपने रूम में आकर ईडी के पास लेट जाती है। अब एमा और सारा से बातें करने के बाद डाउन की रोमांटिक फीलिंग्स भी बाहर आने लगती है, जिस वजह से वो ईडी के साथ इंटीमेट हो जाती है। कुछ देर बाद ईडी डाउन से कहता है कि मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीकर आता हूँ। लेकिन जब थोड़ी देर तक ईडी वापस नहीं आता तो डाउन समझ जाती है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो अपने बेड से उठकर देखने के लिए जाती है और देखती है कि ईडी ने उसका लैपटॉप खोलकर एमा और सारा के सारे मैसेज पढ़ लिए थे। फिर ईडी डाउन से कहता है कि तुम्हारे लिए क्या बस मैं काफी नहीं था, जो तुम अब दूसरी औरतों से भी प्यार भरी बातें करने लगी हो, मुझे तुमसे घिन आने लगी है, तुम एकदम पागल हो गई हो। और ये बात कहकर ईडी गुस्से में घर से चला जाता है। ईडी के ऐसे बर्ताव की वजह से डाउन रोना शुरू कर देती है। तभी उसके लैपटॉप पर सारा का मैसेज आता है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, क्या हुआ, अगर कोई बात है तो प्लीज मुझे बताओ। लेकिन गुस्से में डाउन सारा से वही सब बातें बोल देती है जो हमने एपिसोड 6 में देखी थी कि बहुत हो गया, मैं तुम्हें अब और नहीं झेल सकता, हमारा रिश्ता अब यहीं पर खत्म होता है। फिर सारा कहती है तुम जानते हो ना मैं क्या कर लूंगी। ये बात सुनकर डाउन समझ जाती है कि जरूर सारा अपनी जान लेने की बात कर रही है, लेकिन इस वक्त उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। इसलिए वो सारा को बोल देती है कि तुम्हें जो भी करना है करो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डाउन को इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसका ये मैसेज सच में सारा की जान ले लेगा। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां हम डाउन को देखते हैं। वो ईडी को बोल रही थी कि मैं पुलिस के सामने ये बात कबूल कर लूंगी कि मैंने ही निक की पहचान का इस्तेमाल किया था, लेकिन ईडी कहता है कि इससे तुम्हें जेल हो जाएगी। डाउन कहती है कोई बात नहीं, हम एक अच्छा वकील कर लेंगे जो मेरी सजा को कम करवा देगा
और कुछ समय बाद मैं जेल से बाहर भी आ जाऊंगी। फिर हम लोग अपना घर बेचकर एक नई शुरुआत करेंगे। फिर ईडी उसको समझाता है कि निक मर चुका है, इनफैक्ट 2 लोगों की जान जा चुकी है, इसलिए पुलिस वाले हम दोनों को ही जेल में डाल देंगे। डाउन कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि निक हमारे घर पर आया था और मैंने उससे जुड़े हर एक सबूत को मिटा दिया है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन इतने में काई अपने हाथों की रस्सी को काटकर वहां से भाग जाता है और सीधा एक अस्तबल में जाकर छुप जाता है। कुछ देर में ईडी और डाउन भी वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन काई उनको चकमा देकर फिर से भाग जाता है। अगले सीन में हम रोशन को देखते हैं जो कि अपनी पूरी टीम के साथ सीधा डाउन के प्लॉट वाली जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। अब पुलिस उस एरिया में हर जगह छानबीन करना शुरू कर देती है। थोड़ी देर में काई को भी पुलिस की आवाज सुनाई देने लगती है और वो उस आवाज का पीछा करते करते और तेज भागने लगता है, लेकिन तभी वहां पर ईडी आ जाता है। दूसरी तरफ डाउन भी पुलिस से बचने के लिए भाग रही थी, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि रोशन की टीम उसको पकड़ लेती है। इस समय सोफी भी वहीं पर मौजूद थी। वो डाउन के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, बता तूने ऐसा क्यों किया। तभी रोशन के पास उसकी दूसरी टीम की कॉल आती है और वो बताते हैं कि हमें ईडी की लोकेशन का पता चल गया है, उसने काई को पकड़ रखा है और उसके पास गन भी है। रोशन कहता है ठीक है, मैं जल्दी वहां पर पहुंचता हूँ। ये बात सुनते ही डाउन उसको कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, ईडी मेरी बात मानेगा, मेरे कहने पर वो काई को छोड़ देगा। तभी सोफी उसको कहती है कि तू मेरे बेटे का नाम मत ले, तेरी वजह से ही हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। सोफी की बात खत्म होते ही कहानी फिर से कुछ दिन पीछे जाती है, जहां हम डाउन और ईडी को अपने घर पर देखते हैं। वो दोनों ही टीवी पर निक की वायरल वीडियो वाली न्यूज को देख रहे थे। टीवी पर रिपोर्टर बता रहा था कि अभी तक कुछ पता नहीं चला कि आखिर निक जिंदा है या नहीं। ये बात सुनते ही ईडी के होश उड़ जाते हैं। वो डाउन से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था उन औरतों से बात करना बंद कर दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब जो कुछ भी निक के साथ हो रहा है वो सब तुम्हारी गलती है। डाउन कहती है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ईडी चिल्लाते हुए कहता है कि अब हमें तुम्हारे सारे सबूतों को मिटाना होगा। फिर वो डाउन का लैपटॉप और फोन तोड़ने लगता है। तभी हम निक को देखते हैं जो साइमन से पीछा छुड़ाकर सीधा डाउन के घर पर आ जाता है। जब डाउन घर का दरवाजा खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद निक मर गया होगा। फिर निक बिना कुछ बोले घर के अंदर आकर पानी पीने लगता है। तभी डाउन उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारी ये हालत किसने की। लेकिन निक पूछता है क्या तुमने मेरी वीडियो देखी, टीवी पर भी लोग उसी के बारे में बातें कर रहे हैं। डाउन कहती है वो सब झूठ है क्योंकि मैं जानती हूँ तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। निक कहता है अच्छा, फिर तो तुम ये भी जानती होगी कि एमा और सारा कौन है। मैं जानता हूँ कि तुमने ही मेरी पहचान का इस्तेमाल करके उन सभी औरतों को फंसाया है। मैंने तुम्हारे अलावा किसी को भी सोफी के अफेयर के बारे में नहीं बताया था। तुम्ही को मैंने अपने फोन पर एक्सेस भी दिया जिसमें मेरी सारी डिटेल्स और फोटोज थी। तुम्हारी वजह से ही अब मैं लोगों की नजरों में दरिंदा बन चुका हूँ। तुमने मेरी नहीं बल्कि कई लोगों की जिंदगी खराब कर दी, खासकर सारा की। और अब मैं तुम्हें पुलिस के पास ले जाऊंगा और वहां पर तुम्हें अपने सारे गुनाह कबूल करने होंगे। लेकिन डाउन कहती है प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। निक उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसको जबरदस्ती घर से बाहर ले जाने लगता है। लेकिन तभी पीछे से ईडी एक हथौड़े से निक के सर पर हमला कर देता है, जिसके कारण निक की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर डाउन को निक की मौत का बहुत अफसोस होता है क्योंकि वो किसी को भी मारना नहीं चाहती थी। लेकिन ईडी के पास निक को रोकने का कोई दूसरा तरीका नहीं था। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहां हम ईडी को काई के साथ देखते हैं। वो उसको शहर के रोड की तरफ ले जा रहा था। तभी काई उससे पूछता है कि क्या आपने ही मेरे पापा को मारा था। ईडी कहता है हाँ, मैंने ही तुम्हारे पापा को मारा क्योंकि मैं मजबूर था। लेकिन तभी रोशन वहां अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच जाता है। इस समय डाउन भी उनके ही साथ थी। वो ईडी से कहती है कि हमने निक और उसके परिवार के साथ बहुत गलत किया है, इसलिए अब तुम काई को छोड़ दो। और ईडी डाउन की बात मान भी लेता है और काई को छोड़ देता है। फिर रोशन उसको कहता है कि तुम अपनी गन जमीन पर रख दो, लेकिन ईडी उसकी बात नहीं सुनता। वो डाउन से कहता है कि मुझे माफ कर देना और रोशन के ऊपर गन तान देता है। जैसे ही वो गोली चलाने लगता है, महानो पीछे से आकर ईडी पर गोली चला देता है, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। यह देखकर डाउन पागलों की तरह ईडी की तरफ भागना शुरू कर देती है और उसको पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन अब उसके रोने का कोई भी फायदा नहीं था। पुलिस वाले उसको अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। अब 2 दिन बाद निक का फ्यूनरल किया जाता है।
जहां सब लोग इस बात से खुश थे कि आखिरकार निक को इंसाफ मिल गया और इसी के साथ इस सीरीज का एंड हो जाता है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि सीरीज के खत्म होते ही आपके दिमाग में काफी सारे सवाल आ रहे होंगे। पहला सवाल ये कि निक का क्या सच में ही मैंडी के साथ अफेयर चल रहा था? तो इसका जवाब ये है कि निक ने मैंडी के साथ डेटिंग ऐप पर बात की थी। डाउन ने जब लैपटॉप में पहली बार निक की प्रोफाइल चेक की तो प्रोफाइल की बायो में ये बात साफ साफ लिखी हुई थी कि डेटिंग ऐप पर मैं सिर्फ नए दोस्त बनाने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे नए लोगों से बात करना बहुत पसंद है और मेरे लिए मेरा परिवार ही सब कुछ है। और हो सकता है कि मैंडी निक को चाहने लगी हो, इसलिए निक ने उससे बातें करना बंद कर दिया हो, क्योंकि वो अपनी वाइफ को धोखा नहीं देना चाहता था। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने बर्लिन का 2nd सीजन अपलोड किया था, जिसको देखकर एक भी बंदा ऐसा नहीं था जिसने ये कमेंट किया हो कि मुझे ये सीरीज पसंद नहीं आई। इसलिए मैं वादा करता हूँ, अगर आप भी उसको देखेंगे तो कैसे 2 घंटे बीत गए आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप काफी समय से ऐसी ही किसी सीरीज का इंतजार कर रहे थे तो बर्लिन सीरीज आपके लिए ही है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप उस सीरीज को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।